हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल लॉ में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्त्रीय सैंक्शन इन इंटरनेशनल लॉ। इस विषय के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सामान्य सी बात करता हूँ कि जब भी किसी सब्जेक्ट के लिए कोई नियम बनाए जाते हैं तो वो जो नियम है उस सब्जेक्ट पर बाइंडिंग होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। और जब उस सब्जेक्ट के द्वारा उन नियमों की अवहेलना की जाती है या उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुशास्तियाँ कहते हैं, सैंक्शंस कहते हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्त्रीय पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हमने पिछली कक्षाओं में देखा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि माना गया है, लेकिन साथ ही कुछ ज्यूरिस्ट ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि दुर्बल विधि है। वे ज्यूरिस्ट जो अंतर्राष्ट्रीय विधि को दुर्बल विधि कहते हैं, वीक लॉ कहते हैं, इस कहने का कारण वो बताते हैं एक मुख्य रूप से कि इंटरनेशनल लॉ में अनुशास्त्रियों का अभाव है। तो आज हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्त्रियाँ हैं या नहीं, और साथ ही इन विधि शास्त्रियों ने इन अनुशास्त्रियों की तुलना राज्य विधि से की थी। इस वजह से भी विधि शास्त्री ये मानकर चलते थे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्त्रियों का अभाव। आइए आज हम देखते हैं सैंक्शन इन इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्त्री। अगर हम बात करते हैं आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि, मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ की, और ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ, परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि की अगर हम बात करते हैं तो इनकी अनुशास्त्रियों में, इनके सैंक्शन में भी अंतर है। अगर हम परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि की बात करते हैं तो यहाँ पर अनुशास्त्री के रूप में क्या रखा गया था, युद्ध तथा प्रतिशोध। परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्त्री के रूप में युद्ध तथा प्रतिशोध के रूप में अनुशास्त्रियों का प्रावधान था, वॉर एंड रिप्राइजल। लेकिन वर्तमान समय में मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ में, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों के अनुसार ही अनुशास्त्रियों के बारे में प्रोविजन किया गया है। अगर हम विस्तार से जाकर के देखते हैं आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्त्रियों के बारे में, तो हम देखते हैं सैंक्शन बाय स्टेट। राज्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुशास्त्रियाँ, जो राज्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुशास्त्रियाँ हैं, इनमें राज्य करता है आत्म सहायता, सेल्फ हेल्प। आत्म सहायता के लिए कर सकता है, मतलब आत्म सहायता राज्य का वह अधिकार है जो राज्य के शोषण कर रहा उसके विरुद्ध उपलब्ध होता है। अगर हम परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि में आत्म सहायता की बात करें तो उसको या इस आत्म सहायता के बारे में परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोई सीमा नहीं थी।
लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस अधिकार पर अंकुश लगाया गया है। वर्तमान में क्या है, आत्म सहायता के ऊपर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंकुश लगाया गया है, अर्थात इस अधिकार का प्रयोग राज्य के द्वारा आनुपातिक सिद्धांत के अनुसार ही किया जा सकता है। और आत्म सहायता सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग तभी किया जाएगा जब राज्य के ऊपर सशस्त्र आक्रमण हुआ हो। तो अगर हम देखते हैं कि राज्य के द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुशासियों में क्या था, ये राज्य जो है व्यक्तिगत रूप से अनुशासित तभी काम में ले सकते थे जब उनको हेल्प की आत्म सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और आत्म सहायता की अगर हम परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि और मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ में बात करते हैं तो इन दोनों में भी काफ़ी अंतर रखा गया था। इसके बाद हम देख रहे हैं कलेक्टिव सेंस, सामूहिक अनुशासनियाँ, सामूहिक अनुशासनियाँ। ये कहती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनको राज्यों ने स्वयं बनाया है उस राज्य के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई करने के लिए सशक्त किए जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का उल्लंघन करते हैं। और इनमें कौन सा है संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम मुख्य रूप से आता है। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि राज्यों के द्वारा अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है और उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को सामूहिक कार्रवाई करने के लिए पावर दी गई है तो वो संगठन राज्यों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा जब वे राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का उल्लंघन करते हैं। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। यूनाइटेड नेशन के चार्टर 7 जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है इसके चैप्टर 7 में कह रखा है आर्थिक, वित्तीय और सैनिक अनुशासनियों का प्रावधान है। यूएन चार्टर के अध्याय 7 है जिसमें क्या कह रखा है, आर्थिक, वित्तीय और सैनिक अनुशासनियों के बारे में प्रावधान है। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्थिक और वित्तीय अनुशासनियाँ क्या हैं। तो ये कहता है कि जब सुरक्षा परिषद किसी राज्य के विरुद्ध आंशिक या पूर्ण आर्थिक संबंधों का विच्छेद अथवा व्यापार प्रतिबंध का प्रयोग कर सकती है। आर्थिक और वित्तीय विच्छेद का अधिकार यहाँ पर यूएन चार्टर के चैप्टर 7 में किसको दिया गया है, सुरक्षा परिषद को। ऐसा कार्य कौन कर सकता है, सुरक्षा परिषद। तो यहाँ पे सामूहिक अनुशासनियाँ जो है यूएन चार्टर के चैप्टर 7 में आर्थिक वित्तीय आधार पर सुरक्षा परिषद कर सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है आर्थिक प्रतिबंध का वो होता है राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान या क्षति पहुंचाना होता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का उल्लंघन किया हो। इसके अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो हम देख सकते हैं दक्षिणी रोडेशिया, उन्नीस में ऐसा किया गया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में किया गया 1977 में। इसी तरह से अगर हम देखें तो इराक में 1990 में हुआ है। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जब इन शक्तियों का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से अगर हम सैन्य अनुशासन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी वायु, जल और स्थल, वायु, जल और स्थल तीनों ही सेनाओं का प्रयोग किया जा सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए या पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक हो। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की क्या होगा, वायु, जल, स्थल सेनाओं द्वारा प्रदर्शन हो सकता है, नाकाबंदी की जा सकती है और तीनों प्रकार की सेनाओं की अन्य गतिविधियाँ भी इसमें शामिल है। इसका जो एग्जाम्पल अगर हम देखें
तो देख सकते हैं कोरिया संकट 1951 में हुआ था, तब ऐसा किया गया था। खाड़ी समस्या 1990-91 में हुआ है। सोमालिया का 1992, रवांडा 1994 आदि इसके उदाहरण हम कह सकते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के अतिरिक्त यूएन के अतिरिक्त कुछ एजेंसियां हैं, वो भी अनुशासनियों के बारे संबंध में कार्य कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन आदि अपने संविधानों के अनुसार उस राज्य के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सशक्त किए जाते हैं जो अधिरोपित बाध्यताओं का पालन करने में असफल रहता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो अनुशासनियाँ हैं इसके बारे में बताया है। जब भी आवश्यकता पड़े तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरीके से राज्यों के द्वारा भी व्यक्तिगत स्तर पर अनुशासनियों के बारे में संबंध प्रावधान किया गया है, लेकिन ऐसा वह आत्म सहायता के रूप में कर सकती है और उस पर भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो चार्टर है इसके द्वारा कुछ अंकुश लगाएंगे। उन के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसी तरीके से कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उनके द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का पालन करवाने के लिए अनुशासनियों के देने की प्रावधान शक्तियाँ दी गई है, लेकिन वह ऐसी अनुशासनियाँ अपने संविधान में जो बताए गए हैं उन कार्यों को लागू करवाने के लिए ही कर सकती है। धन्यवाद।